हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 4.3 कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने लास्ट में उसमें थोड़ा गलती से बोल दिया था 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे हम अगले लेक्चर में। बाकी 4.2 तो अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, वो थोड़ा हो जाता है। 4.4 करेंगे हम। उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ थ्योरी देखेंगे जिसमें कुछ आपको समझाना रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें हमने अभी पढ़ी है। क्या ये कार्तीय तल पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। कार्तीय तल क्या है? ये रहा कार्तीय तल, ठीक है। ये रहता है हमारा एक्स और ये रहता है वाई अक्ष, ठीक है। इस एक्स अक्ष पर क्या होते हैं? एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? भुज बोलते हैं। और वाई को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक बार भुज और कोटि की परिभाषा बताई थी कि क्या होते क्या है ये भुज और कोटि। तो देखिए, मैंने बोला था भुज क्या होता है? ऐसा निर्देशांक, या इसको क्या बोलते हैं? बाई भुज मतलब बाई अक्ष से बिंदु की दूरी, ये बोला था मैंने। और कोटि का बोला था मैंने क्या कि कोटि क्या होता है? कोटि होता है एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई अक्ष से बिंदु की दूरी और कोटि हो जाएगा एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी। यदि मैं बोलूं कि वाई अक्ष, देखिए यहां पर इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस पर, इस सारे बिंदुओं पर भुज का मान बताइए। तो भुज क्या है? भुज तो होता है एक्स का मान, इसको भी बोलते हैं एक्स बराबर भुज होता है और वाई बराबर कोटि होता है। तो कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा भुज, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6, 7, 8, ठीक है। क्यों? अब अभी तो मैंने देखिए इस तरफ से, अब इस तरफ से देखो तो भुज क्या होता है? वाई अक्ष से। वाई अक्ष कौन सा है? ये होता है वाई अक्ष। तो इस बिंदु पर वाई अक्ष से कितनी दूरी है? देखो बिंदु, ये रहा बिंदु। अगर मैं बोलूं ये रहा बिंदु, इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी कितनी है? इसकी, इस बिंदु की 1 है। देखो 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा भुज हो जाएगा। ये रहा बिंदु दूसरा, तो दूसरे बिंदु की, ये रहा बिंदु, इस बिंदु का भुज क्या है? भुज कितना है? 2 है। देखो वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से बिंदु की दूरी, तो बिंदु ये रहा, वाई अक्ष बिंदु की दूरी कितनी? 2 एकक है। यहां से देखो 3 एकक है, 4 एकक है, 5 एकक है, 6 एकक है। वाई अक्ष से बिंदु की दूरी, ये रहा बिंदु, 6 एकक दूरी है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कोटि, तो कोटि होता है वाई का मान। तो वाई का मान तो हमें पता नहीं। अब पहले यहां से देखते हैं एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, एक्स अक्ष ये रहा। अब अगर मैं बोलूं कि एक्स अक्ष से, अब इस बिंदु की बात करूं मैं, इस बिंदु बिंदु की, ए बी सी डी ई इस प्रकार से लिखा है। अब ए बिंदु की बात करूं तो ए बिंदु का मैं बोलूं कोटि क्या है? तो कोटि क्या होता है कि वाई का मान या फिर एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी। तो एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी आपको दिख रही है कुछ? ये रहा ए, उसी एक्स अक्ष पर एक बिंदु है, उस पर से एक्स अक्ष से बिंदु ए की दूरी क्या है? कुछ दिख रही है? जब आप उसी जगह पर, उसी बिंदु पर बैठे हुए हो, उसी अक्ष पर बैठे हुए हो, तो उस अक्ष से उस बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो कोटि होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और एक्स क्या हो जाएगा? वो जो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको लिखूंगा अगर मैं तो इसको क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। क्योंकि ये भी मतलब, इसका मतलब ये है कि जितने भी बिंदु एक्स अक्ष पर होंगे उन सारे बिंदुओं का कोटि क्या होगा? 0 होगा। 3 0 सॉरी 4 0 हो जाएगा। और ई का मान क्या हो जाएगा? 5 0 हो जाएगा। इस प्रकार 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 इस प्रकार से होगा। तो इस साइड में नेगेटिव में माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा क्या? -1, तो यहाँ जाएगा -1 और 0। तो मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जितने भी चलते जाएंगे अपन, तो यहाँ पे माइनस का 0 मिलता जाएगा। -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से, और 0 0 0 कोटि का मान हर जगह 0 होगा। तो हमें एक चीज समझ में आती है यहाँ से कि एक्स अक्ष पर कोटि का जो मान होगा वो हमेशा 0 होगा। मतलब कि वाई का जो मान होगा वो हमेशा 0 होगा एक्स अक्ष पर। इसी प्रकार से यदि मैं इस बिंदु को बोल दूं P Q R S T U, ठीक है। अब मैं बोलूं P बिंदु। अब P बिंदु का अगर मैं आपसे बोलूं पहले कि कोटि बताओ, तो कोटि क्या होता है? एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी। तो एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी कितनी है बताओ? P बिंदु की दूरी कितनी है? 1 है। यहाँ से मेजरमेंट लेते हैं तो कितनी है? 1 है। ये रहा 1। अब मैं वो आपसे बोलूं कि बताओ वाई का मान, तो वाई का मान इस बिंदु, यहाँ पर बिंदु पर वाई का मान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो यहाँ पर वाई का मान 1 हो गया। दोनों तरफ कैसे? यहाँ से भी देख लो, यहाँ से भी देख लो। एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, एक्स अक्ष ये रहा, यहाँ से बिंदु की दूरी कितनी? 1 एकक है। यहाँ पे इस बिंदु की, क्यू की 2 है, आर की 3 है, एस की 4 है।
अब देखते हैं हम भुज। तो यहाँ पर मैं जैसे ही भुज देखूंगा तो भुज का क्या कैसे होता है, अब भुज देखूं तो भुज में मतलब क्या होता है, बाई अक्ष से बिंदु की दूरी, यहाँ से x का मान तो हम डायरेक्टली देख नहीं पा रहे हैं। अगर मैं देखूं कि बाई अक्ष से बिंदु की दूरी, तो बाई अक्ष से बिंदु की दूरी, अब देखिए ये बिंदु कहाँ है, बाई अक्ष पर है P बिंदु, तो बाई अक्ष से बिंदु की दूरी, जब वो बाई अक्ष पर ही है तो उससे दूरी कितनी होगी, शून्य होगी। तो इसका क्या हो जाएगा, शून्य, x पहले लिखते हैं, बाई बाद में लिखते हैं, शून्य और 1। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर भुज कितना हो जाएगा, बाई अक्ष से बिंदु की दूरी, तो बाई अक्ष पर ही है तो 0 हो जाएगा, मतलब x का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 0 2, यहाँ कितना हो जाएगा 0 3, यहाँ कितना हो जाएगा 0 4, यहाँ कितना हो जाएगा 0 5। इस प्रकार से मतलब हमें ये चीज समझ में आती है कि बाई अक्ष पर जो भी x का मान होगा वो हमेशा शून्य होगा, और जो भी x अक्ष पर होगा, x अक्ष पर बाई का मान होगा वो हमेशा शून्य होगा। ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। जब भी कहीं पर भी हमें दिया होगा 0 1 0 2 0 कुछ भी, अगर मैं बोल दूं इस तरीके से लिख दूं 0 और r का मान कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है, r कोई भी वास्तविक संख्या, तो ये कहां पर होगा, ये कहां पर होने वाला है, ये होने वाला है बाई अक्ष पर, बाई अक्ष पर, ठीक है, ये होगा बाई अक्ष पर। ऐसे बिंदु हमेशा बाई अक्ष पर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि बाई अक्ष पर इसलिए मिलेंगे क्योंकि x का मान शून्य है, और x का मान शून्य कहां होता है, बाई अक्ष पर होगा। तो हमें कभी भी कुछ भी नहीं देखना है, हमें सीधे सबसे पहले बिंदु देखा तो हमें सबसे पहले ये देखना है, अच्छा x शून्य है तो ये बिंदु कहां मिलेगा, बाई अक्ष पर मिलेगा। r का मान कुछ भी हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे धनात्मक हो, चाहे शून्य हो, बस वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो देखो इस मान कहीं पर मिलेगा, या तो नेगेटिव में मिलेगा या पॉजिटिव में मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं कि x अक्ष पर आने वाले, x अक्ष पर होने वाले बिंदु कैसे होंगे, r और शून्य, क्योंकि ये क्या होगा, r क्या है और वास्तविक संख्या है कोई, ये हो जाएगी वास्तविक संख्या, ठीक है, ये r हो जाएगी वास्तविक संख्या। तो अब इसको समझो, इसको क्या है, इसमें क्या है, इसमें देखो बाई x अक्ष पर जो भी बिंदु होंगे उसके जो भुज हो, एक कोटि होगा, वो 0 0 0 मिल रहा है हमें, मतलब बाई का मान हमेशा शून्य मिल रहा है। अब शून्य मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाई अक्ष जो होता है वो x अक्ष जो होता है वहां पर बाई का मान तो हमेशा शून्य होता है, तो शून्य होता है। तो अगर कभी भी बिंदु हमें कोई मिलेगा 2 0 4 0 6 0 8 0 या इनफाइनाइट कुछ भी हो, अनगिनत हो, यहाँ पर इस तरीके से भी लिखा होगा ना, ये और शून्य, ये क्या होता है, अनगिनत का होता है, ठीक है, अनंत का होता है। तो यहाँ से ऐसा भी लिखा है तो इसका मतलब ये है कि कहां पर है ये बिंदु अनंत पर है, कहां पर, x अक्ष पर, क्योंकि x का मान तो देखो 1 2 3 4 5 बढ़ता जा रहा है, लेकिन बाई का मान हमेशा यहाँ पर शून्य है। तो हमें इस तरीके से सीधे देख करके बताना है कि ये बिंदु कहां पर एग्जिस्ट करेगा, कहां पर होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब ये चीज तो हो गई। अब अगर आगे बढ़ूं मैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि बाई बराबर शून्य है, यह एक समीकरण है। अब बाई बराबर शून्य है तो यह कौन सा है, एक चर है, इसमें एक चर वाला क्या है, रैखिक समीकरण है। ये रैखिक समीकरण होगा एक चर वाला। अब एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया ये, तो देखो यहाँ पर हमें क्या चीज मिलती है, अब ये इसका क्या होता है, हमने पढ़ा था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनके अद्वितीय हल होते हैं, अद्वितीय हल, ठीक है। तो क्या होता क्या है कि ऐसे जो होते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, उनको हम कार्तीय तल पर नहीं दिखा सकते, लेकिन हम इनको किस पर दिखा सकते हैं, संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई संख्या रेखा हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 -2 -3, तो अद्वितीय है। तो इसका अद्वितीय है बाई बराबर 0, तो ये रहेगा बाई बराबर 0, ये रहेगा वो बिंदु, ठीक है। तो ये रहेगा रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण, इसको हम मान लेते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण है यह, ठीक है। अब देखो एक और देखें तो ये हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा रैखिक, ठीक है। अब अगर मैं इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाऊं तो देखो, बस यही तो हमें समझना है, ये चीज तो आपको होगी समझ में, आगे समझ में, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इस चीज को अब हटा देते हैं, आगे देखते हैं। यहां पर देखो अब क्या है, अब हमें देखना है कि अपन ने लिखा था y बराबर 0, यह एक रैखिक समीकरण है। अब इसको अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाऊं तो 0 गुणा x धन 1 गुणा y बराबर 0। देखिए ये क्या बन गया, एक दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। अब इसको हम दो चर वाला रैखिक समीकरण बना लेते हैं जब, तो हमें ये चीज समझ में आ जाती है क्या कि यह किस पे बन जाएगा, यह एक कार्तीय तल पर बन जाएगा। अब कार्तीय तल पर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें दो बिंदु चाहिए रहते हैं। अब दो बिंदु चाहिए रहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को हम शून्य मानेंगे। x को जैसे ही मैं शून्य मानता हूं तो 0 धन
y बराबर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो y बराबर कितना मिल जाएगा, शून्य मिल जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से नहीं करते, इसको शून्य मान लेंगे, इसको एक काम करते, चलो शून्य भी मान लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी अभी समझने में, फिर हम शून्य भी मान लेंगे। ठीक है, चलो इसको अभी पहले y को शून्य ही मानो, आगे देखते हैं, आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, x को क्या मानते हैं, x बराबर कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। अब देखो y को शून्य तो मान नहीं सकते, क्योंकि x को शून्य रखा, तो देखो एक तो है बिंदु मिल गया शून्य शून्य, x को शून्य रखा तो y शून्य मिल गया। अब x को 1 रखा, तो कितना मिल जाएगा, 0 गुणा 1 धन 1 गुणा y बराबर शून्य। तो ये तो शून्य हो जाएगा, 1 गुणा y बराबर y बराबर कितना हो गया, शून्य हो गया। समझ रहे हो ना, तो कितना मिल गया, फिर से y बराबर शून्य मिल गया। अब क्या हो गया, देखो ये रहा x, ये रहा y। x को शून्य माना था तो y शून्य मिला था, x को 1 माना तो y शून्य मिला, x को 2 मानोगे तो भी y शून्य मिलेगा, x को 2 माना y शून्य मिलेगा, x को 3 मानोगे तो भी y शून्य मिलेगा, x को 3 माना तो भी y शून्य मिला। कैसे रख के देख लो, आप कुछ भी रखो x का मान यहाँ पर, लेकिन गुणा क्या है, शून्य, तो ये पद तो हमेशा 0 हो रहा है ना। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या है, 0 गुणा x धन y बराबर शून्य। x को आप कुछ भी मानो, 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, 4 मानो, 5 मानो, 6 मानो, 7, कुछ भी मानो, यहाँ पे क्या है, 0 का गुणा हो रहा है। अब ये 0 बहुत बड़ी चीज है, यहाँ पर 0 एक बहुत बड़ा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मतलब एक गुणांक है ऐसा कि 0 एक ऐसा गुणांक है, इसके साथ में किसी भी चीज का गुणा कर दो हमेशा शून्य मिलने वाला है। तो जब यहाँ पर शून्य मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पद तो हमेशा ही शून्य रहेगा, मतलब हमेशा y बराबर शून्य मिलेगा। अब y बराबर हमेशा शून्य मिलेगा तो x का मान कुछ भी रखते जाओ, देखो इस प्रकार से यहाँ पर और भी बढ़ा दूंगा तो 4 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अब हमें 4 बिंदु मिल गए, अब 4 बिंदुओं से इसका आलेख बनाएंगे, अगर इस वाले समीकरण का आलेख बनाएंगे, क्या y बराबर शून्य था हमारा समीकरण, ये y बराबर शून्य हमारा समीकरण था। अगर इसका हम आलेख बनाएंगे तो y बराबर शून्य, पहला बिंदु शून्य शून्य, तो ये मिल गया शून्य शून्य। दूसरा बिंदु x बराबर 1 है और y बराबर शून्य, ये बिंदु, फिर x बराबर 2 है, y बराबर शून्य, ये बिंदु। अब देखिए ये बढ़ता जा रहा है, तो 3 बराबर 3, x बराबर 3, y बराबर शून्य, x बराबर 4, y बराबर शून्य, समझो ना, तो यही पे तो मिल रहा है y बराबर शून्य। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे x अक्ष का ये क्या बनता जा रहा है, x अक्ष बनता जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, हमें ये चीज समझ में आती है कि जब भी ये y बराबर 0 है, ये क्या है, x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का क्या है, x अक्ष का समीकरण है। ठीक है, इसी प्रकार से आप समझिएगा x बराबर शून्य जो होगा, x बराबर शून्य जो होगा वो हो जाएगा y अक्ष का समीकरण। क्यों, क्योंकि x का मान आप कुछ भी रखते हैं ना, देखो x बराबर शून्य, अब देखो यहां पर, अब आप बोलोगे सर कैसे, ऐसे होगा, x बराबर शून्य है, अगर x बराबर शून्य है तो इसको कैसे किस प्रकार लिख सकता हूं मैं, x धन 0 गुणा y बराबर शून्य। देखो अब ये वाला पद हमेशा 0 रहेगा क्योंकि इसका गुणांक क्या है, शून्य है। तो y का मान कुछ भी रखते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनगिनत तक कुछ भी रखते जाओ, हमेशा शून्य का गुणा होगा तो शून्य बना देगा, x बराबर हमेशा शून्य मिलता रहेगा। x बराबर जैसे शून्य मिलता रहेगा, इसका मतलब क्या होगा कि y बराबर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, कुछ भी रखो, हमेशा x बराबर हमेशा शून्य आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या बनेगा, y अक्ष बन जाएगा, ये y अक्ष। तो y अक्ष पर इसका मतलब क्या होगा, हमेशा x बराबर शून्य मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, y अक्ष का जो समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, x बराबर शून्य। ठीक है, तो ये बन गया। हमें यहाँ पे हमेशा हमें निर्देशांक क्या मिलेंगे, इसके हमेशा इसके निर्देशांक हमें हमेशा ऐसे मिलेंगे r शून्य। क्यों मिलेंगे r शून्य, क्योंकि r का मान देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी बढ़ता जाएगा और y हमेशा शून्य रहेगा इस प्रकार से। और x अक्ष के समीकरण में क्या मिलेगा, हमें हमेशा शून्य और r। ठीक है, x हमेशा शून्य रहेगा और r बढ़ता जाएगा कुछ भी। ठीक है, तो अब क्या है, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। ठीक है, अब देखो ये आपका बस मुझे यही समझाना था कि इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक मैं आपको एक उदाहरण लेके बताता हूं, एक उदाहरण आपको समझाता हूं। आपको आपकी बुक में एक उदाहरण दिया है, उसी उदाहरण को देख लेते हैं। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, पर इसका ही मेरे को यही चीज बतानी थी कि किसका क्या समीकरण होता है। आगे बढ़ेंगे तो हमने देखा उदाहरण नंबर 9, इसमें आपकी बुक में उदाहरण दिया है 9वां। अब इसमें उदाहरण 9वां दिया है तो क्या दिया है, समीकरण 2x धन 1, देखो समीकरण दिया है 2x धन 1 बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 3, x माइनस का 3। ठीक है, ये दिया है। देखो अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्या है, धन का है तो इस साइड आएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x माइनस का x, और 1 क्या है, धन का, इस साइड आएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो बराबर माइनस का 3 माइनस का 1।
दो एक्स में से एक एक्स जाएगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा -3 और -1 कितना हो जाएगा -4। तो एक्स बराबर कितना आ गया -4 आ गया। ठीक है, अब देखो आप x बराबर -4 आ गया। इनने बोला है कि संख्या रेखा पर सबसे पहले इसका हल आ गया क्या, ये आ गया x बराबर -4। अब इसको सबसे पहले हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हम जब सब संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं, नन्ना हो गया। ठीक है, अब संख्या रेखा बनाओ। तो संख्या रेखा बनने इस प्रकार से संख्या रेखा हमारी बन गई। संख्या रेखा बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने माना 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, -1, -2, -3, -4 और -5। ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है। देखो ये बन गया एक रैखिक समीकरण, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण इसको क्या करते हैं, हम संख्या रेखा पर ही दर्शा सकते हैं, इसको यहां पर नहीं दर्शा सकते और दूसरे कार्तीय तल में नहीं दर्शा सकते। तो इसमें क्या होने वाला है, देखो एक चर वाला है तो x बराबर कितना है -4, तो x बराबर -4 यहां मिल जाएगा हमें क्या बिंदु, तो हो जाएगा x बराबर -4, ये मिल गया, ये रहा इसका हल। ठीक है, ये हो गया x बराबर -4 दर्शा दिया। ये आपका पहला हो गया, 9वें का पहला उदाहरण नंबर 9वें का पहला, सिर्फ संख्या रेखा पर दर्शाना था तो ये दर्शा दिया, हल करना था बस और हो गया। अब हम आगे देखेंगे तो अब हमें क्या करना है, ये संख्या रेखा पर तो बड़ा आसान होता है दर्शाना। एक चर वाले समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब देखो, अब हमने हल किया था तो हमें क्या मिला था, यहाँ पर लिख लेंगे हम x बराबर का -4, ये मिल गया था हमें। ठीक है, अब आएगा दूसरा प्रश्न, इसका दूसरा, अब क्या करना है, कार्तीय तल पर बनाना है। तो कार्तीय तल पर कब बनते हैं, जब वो दो चरों वाले रैखिक समीकरण को ही हम कार्तीय तल पर बना सकते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम कार्तीय तल पर नहीं बना सकते। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदलना पड़ेगा। तो देखो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे हम, x धन 0 गुणा y बराबर -4, यहाँ हो जाएगा 1 गुणा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब देखो, अब हमें क्या करना है, कार्तीय तल पर बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो बिंदु लेने पड़ेंगे। देखो अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको भी थोड़ी देर पहले समझा रहा था में, तो मैंने आपको बताया था इस उदाहरण से पहले कि ये वाला यहाँ पे क्या है, 0 है। जब ये 0 है इसका मतलब क्या होगा, y का मान हमें कुछ भी रखूं, y के मान में कुछ भी रखूं, हमेशा x का मान एक फिक्स हो जाएगा, -4 मिलेगा। क्योंकि y का मान कुछ भी रखूं, ये वाला पद तो हमें 0 हो जाएगा। तो देखो यदि जब मैं सबसे पहले यहाँ पे लूंगा x बराबर, मैंने माना x बराबर 0 मानूंगा, ठीक है, तो y बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0 तो रख नहीं सकता, यहाँ पे मानना पड़ेगा, इस पद को हमें 0 बनाना है। तो y बराबर क्या, सबसे पहले हमें 0 माना, y बराबर 0 माना मैंने, तो हो जाएगा मेरे पास में x धन 0 गुणा 0, तो ये जाएगा 0 बराबर का -4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -4। ये देखो जब y को 0 रखा तो x बराबर -4। अब मैंने रखा y बराबर 1 रखा, y बराबर 1 रखा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, x धन 0 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा, -4। तो x बराबर कितना आ रहा है, -4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो y बराबर 1 रखा तो भी x का मान -4 है, और आगे भी बढ़ाओगे आप टेबल और भी बढ़ाओगे तो हमें क्या मिलना है, x को y को 2 भी रख लो तो भी आपको x बराबर -4 मिलना है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो पद है, ये जो पद है आपका, ये हमेशा 0 रहेगा। x y का मान कुछ भी रखो, क्योंकि y का गुणांक जो है वो 0 है, तो y का मान हम कुछ भी रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा -4 मिलेगा। अब हमें इसको क्या करना है, ये चीज हमें बस समझनी थी। अब हमें इसको क्या करना है, आलेख बनाना है इसका। अब इसका आलेख बनाना है, इसका आलेख बना के बताना है। दो चर वाला है क्योंकि, तो आलेख पे तो बन ही जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा ये देखिए, ये बना आपका आलेख। ठीक है, ये आएगा -1, -2, -3, -4, -5। ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए बिंदु मिला में पहले कितना, x का मान -4, तो x का मान -4। अब कहां जाना है, y का मान 0, मतलब y का मान 0 जहां होता है वो x पे ही रहेगा। ये रहा हमारा x, ये रहा हमारा y। ठीक है, x, तो ये बिंदु मिल गया पहला। दूसरा बिंदु कहां है, -4 है, y का मान 1 है, तो y का मान 1 है, ये -4 है, यहाँ गए। y का मान 2 है x का, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, x का मान -4 है। इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा, देखो ये और ये।
ये मिल गया हमें क्या, x बराबर -4 का देखिए कार्तीय तल पर इसका आलेख। ठीक है, इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये बन जाएगा, एक हमें लाइन मिल जाएगी, वो क्या होगी, किसके समांतर होगी, इस वाले बाई अक्ष के समांतर रेखा होगी। ठीक है, तो हमें बस यही ध्यान देना है कि -4 एकक पर हमें बाई के बराबर, बाई के समांतर एक रेखा मिल जाती है। कहां पर, जब हमें इस वाले समीकरण से जब हम बनाते हैं। तो देखो, जब भी एक हमें रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण दिया होता है, इस समझने वाली बात है, देखो कॉन्सेप्ट निकालो अपने आप। जब भी x बराबर कुछ भी दिया है, एक सिंगल एक चर वाला रैखिक समीकरण दिया हो और हमें कार्तीय तल पर दर्शाना हो, समझ रहे हो, कार्तीय तल पर दर्शाना हो। वैसे तो आपको पता है कि कार्तीय तल पर दर्शा नहीं सकते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण को, तो हमें मानना पड़ता है उसको क्या, दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जीरो के साथ में जीरो गुणांक मान के बाई रखना पड़ता है। अब ये जैसे हम इस प्रकार से बना लेते हैं तो हमारा दो चर वाला कहलाने लगता है। लेकिन क्या हम इस चीज की, इसके मान को बदल सकते हैं, इसके मान को तो नहीं बदल सकते ना, इसीलिए तो हम जीरो के गुणांक लिखते हैं, समझ रहे हो ना। रहेगा तो इसको अगर मैं इसको फिर से इस तरीके से लिख दूं तो लिख जाएगा ये तो, क्योंकि ये तो जीरो है ना, इस पद का मान तो हमेशा जीरो ही है, तो x बराबर हमेशा -4 रहेगा। जब x बराबर हमेशा -4 रहेगा तो हमें पहले ही दिख गया कि x बराबर -4 हमेशा रहना ही है। तो हम क्या करेंगे कि ये तो कार्तीय तल देख लिया, x हमेशा -4 रहना, तो x हमेशा -4 रहना है। अब चाहे y का मान कुछ भी हो, क्योंकि इसका मान हमेशा शून्य रहना है, हमेशा शून्य, तो हमें खुद अंदाजा, खुद समझ जाना है, खुद अपनी समझदारी लगानी है कि y का मान में कुछ भी रखूं तो नेगेटिव में रख लो, चाहे पॉजिटिव में रख लो। y का मान 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, या -1, -2, -3 कुछ भी रखो, x का मान हमेशा -4 रहना है। क्योंकि रैखिक समीकरण, जो एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है, उसके अद्वितीय हल होते हैं, एक दूसरा हल नहीं होता है, सिर्फ एक हल होता है। और जो क्या होते हैं, जो कौन से कहलाते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं, उनके अनेक हल होते हैं। तो देखो इसके अनेक हल ये हो गए ना, भले ही x का मान सेम है लेकिन y का मान हमेशा बदलते जा रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इसके अनेक हल बन जाते हैं जैसे ही हम इसको दो चरों वाला रैखिक समीकरण समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से ये लाइन बन जाएगी x बराबर -4 की। अगर मैं आपसे बोलूं कि x बराबर -5, तो x बराबर -5 का क्या होगा, x बराबर -5 का, तो देखो यहां से हमें एक चीज समझ में आ रही है, जब x बराबर -5 इन्होंने बोला है तो x का मान हमेशा, ये क्या दिख रहा है हमें, एक चर वाला रैखिक समीकरण दिख रहा है, तो इसमें इसका मतलब क्या होगा कि x का मान हमेशा -5 रहेगा, तो x का मान हमेशा -5 रहेगा। अब जैसे ही मैंने आपसे बोला कि इसका आलेख बनाइए, इसका आलेख बनाना है मतलब आपको कार्तीय तल पर लेके आना है। कार्तीय तल पर लेके आने के लिए इसको हमें दो चरों वाला रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा। अब दो चरों वाला रैखिक समीकरण किस तरीके से बनेगा, तो जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो का जो बाई का पद आएगा उसके साथ में जो गुणांक होगा वो हमेशा शून्य रहेगा। किस प्रकार से बन जाएगा, ये बन जाएगा x धन में 0 गुणा y बराबर में -5। देखिए ये हमेशा शून्य रहेगा। जब ये हमेशा शून्य ही रहना है तो हमेशा y का मान, x का मान हमेशा 5 रहना है, -5 रहना है। तो देखो x का मान हमेशा -5 रहना है, y का मान मैंने 1 रखूंगा तो भी -5 रहेगा, क्योंकि गुणा हो जाएगा, 0 गुणा होगा 0 आएगा। y का मान -2 रखूंगा, या 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, 5, 6, 7 कुछ भी रखूंगा, हमेशा x का मान -5। चाहे इसका -1 रखूं, -2, -3, तो इसका भी एक क्या बन जाएगी, इस तरीके से लेके लिखा बन जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, यहां से बाई अक्ष से 5 एकक दूरी पर क्या एक समांतर रेखा बन जाएगी। अगर x बराबर 1 बोलूं, x बराबर 1 बोलूं तो यहाँ पे आ जाएगी, एक रेखा ऐसी बन जाएगी। x बराबर 2 बोलूं तो इस प्रकार से बन जाएगी, x बराबर 3 बोलूं तो इस प्रकार से बन जाएगी। अगर मैं बोलूं y बराबर, देखो अगर मैं बोलूं y बराबर 0, y बराबर 1 है, ठीक है, y बराबर 2 है, y बराबर 3 है, तो कैसे बनेगी, देखो y बराबर 1 है इस प्रकार से बनेगी, y बराबर 2 है इस प्रकार से बनेगी, y बराबर 3 है इस प्रकार से बनेगी, y बराबर 4 है इस प्रकार से बनेगी, y बराबर -1 है इस प्रकार से, y बराबर -2 है इस प्रकार से लाइन बनेगी। क्यों बन रही है ऐसी लाइन, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, x पद है ही नहीं, और ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है, इसका अद्वितीय हल होता है। जैसे ही हमें दो चरों वाला रैखिक समीकरण बनाना है तो हम इसको किस प्रकार से लिख देंगे, 0 गुणा x धन y बराबर में 1। देखो तो ये वाला जो पद होगा वो हमेशा शून्य रहेगा, चाहे मैं x का मान 1 रखूं, चाहे मैं -1 रखूं, -2 रखूं, -3 रखूं, -4 रखूं, -5 रखूं, y हमेशा एक ही रहेगा। यहाँ पर x का मान कुछ भी रखूं, y हमेशा एक ही रहेगा। देखो y हमेशा 2 ही रहेगा, तो 2 है। इसलिए हमें इस चीज को समझना है कि जब भी ऐसा रैखिक समीकरण जो हमें दिख रहा है आंखों से, रैखिक समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है, मतलब कि x का मान दिया है या y का मान दिया है, वो हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि उसका अद्वितीय हल होता है। और जैसे ही मैं इसको दो चरों वाले रैखिक समीकरण में बदलूंगा तो एक सीधी रेखा ही खींचेगी, और जो कि या तो x एक्सिस के समान होगी, x अक्ष के समान होगी, या y अक्ष के समान होगी। ठीक है, ये चीज अब मैं जितना समझा सकता था मैंने आपको समझा दिया, या आपका उदाहरण नंबर 9 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।
आगे अगले लेक्चर में अपन लोग प्रश्नावली 4.4 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसी के साथ अपन अपने इस लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।